सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित सभी पीवाईक्यू की। जी हां दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि आपका आरआरबी एएलपी एग्जाम जो है वो 25 नवंबर से होने वाला है। ऐसे में मेरे मित्र, जो आपका 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे गए थे, इसको एक बार देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पीवाईक्यू एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र आईयूपीएसी नाम विकल्प की पहचान करें समान नाम वाले। यहां पे आपका गलत आईयूपीएसी और समान नाम की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग एरर है। तो क्वेश्चन ये है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा गलत विकल्प है जिसमें उसका आणविक सूत्र आईयूपीएसी नेम और समान नाम में गलतियां हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये सब चीज हमें आना चाहिए तब होगा। पहला चीज तो एक ध्यान में रखिएगा कि एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित सवाल पूछे गए थे, उसमें अल्कोहल ग्रुप से जो सवाल थे वो प्रमुखता से थे। और आप इस सेशन में देखेंगे भी कि अल्कोहल ग्रुप से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो आप सभी जो भी एएलपी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे मित्र, अल्कोहल के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और जो भी ग्रुप है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहरहाल, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आप सभी देख रहे होंगे कि C4H9OH, C2H5OH, C3H7OH, C2H3OH इसकी बात की जा रही है। प्रत्येक में क्या लगा हुआ है सर? OH लगा हुआ है। और आप सबों को मालूम है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH हो, हाइड्रोक्सिल समूह हो, वो क्या होगा? आप कहेंगे अल्कोहल कहलाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप सबों को यह मालूम ना हो कि अगर हम लोग अल्कोहल श्रेणी के कंपाउंड की सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं गुरुजी? CnH2n+1 और OH होता है। और इसका पहला कंपाउंड CH3OH मेथनॉल कहलाता है। और मेरे मित्र, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या होता है? C2H5OH, इसको हम लोग एथेनॉल और फिर इसी को अल्कोहल के नाम से जानते हैं हम लोग। तीसरा कंपाउंड C3H7OH प्रोपेनॉल। मेरे मित्र, चौथा C4H9OH ब्यूटेनॉल पढ़ते हैं, इसको ब्यूटाइल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होता है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे मित्र, तो C5H11OH हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी? पेंटानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटानॉल हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आप सभी यहां पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि C4H9OH क्या आईयूपीएसी नेम लिखा गया है? ब्यूटेनॉल। और मेरे मित्र, इसका सामान्य नाम क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, हमको क्या चूज करना है? गलत। तो दूसरा देखते हैं C2H5OH एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। आप कहेंगे गुरुजी ये भी सही है। तीसरा C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी सही है। और चौथा आपका C2H3OH, इसको मेथेनॉल कहा जा रहा है। मेरे भाई, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CH3OH मेथेनॉल तो आपने इसे बोला है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा चौथा ऑप्शन है इसमें आणविक सूत्र गलत है। क्या है सर? आणविक सूत्र गलत है। इसका आणविक सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे CH3OH होगा। क्या पढ़ेंगे? मेथनॉल आईयूपीएसी नेम में। और मेरे मित्र, इसका जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, तो क्या कहिएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप सभी कहेंगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन के रूप में मिलेंगे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगा। तो आपको यह समझना होगा कि किस में कितना बॉन्ड होता है। मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा, एक बेसिक सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन की। तो हम सभी क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है? यौगिक होता है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा सर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त और असंतृप्त की पहचान क्या है? तो संतृप्त
ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो बेसिकली एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। और असंतृप्त ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी याद रखेंगे, एल्कीन और एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन और एल्काइन कहेंगे। अब याद रखिएगा कि एल्केन ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होंगे इसके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्कीन ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होंगे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब आपसे यहां पे सवाल ये करा जा रहा है कि मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? मेथेन की बात की जा रही है। क्या कहिएगा? गुरुजी अणुसूत्र इसका CH4 होता है। क्या होता है? CH4। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या होंगे? गुरुजी कुछ इस तरीके से अटैच होगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी 4 एकल बंध मौजूद होते हैं। मेथेन आपका किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? आप सभी कहेंगे गुरुजी मेथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुटा हुआ है, और साथ ही ये एल्केन ग्रुप का क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्केन ग्रुप का जो है ये पहला कंपाउंड है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब के सब क्या है? आप कहेंगे एल्केन ग्रुप के कंपाउंड है। जिस किसी भी यौगिक के नाम में सर एन लगा हुआ रहेगा लास्ट में, एन, आप सभी समझ जाएंगे कि ये किस ग्रुप का कंपाउंड होगा? एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। सर जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में इन लगा हुआ होगा, आप समझ जाएंगे एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड होगा, और जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में आइन लगा होगा, आप समझ जाएंगे एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होगा। एक बार फिर से समझिएगा कि अगर कोई एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है तो उसके लास्ट में आप देखेंगे एन लगा होगा, मेथेन हो गया। एल्कीन ग्रुप का है तो लास्ट में एल्कीन लगा हुआ, इन लगा हुआ रहेगा। एल्काइन है तो आप कहेंगे आइन लगा हुआ रहेगा। आगे आपको इन सभी से मुलाकात हो जाएगी। देखिएगा अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C6H6 क्या कहिएगा? गुरुजी कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, और बेंजीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा। अब ध्यान देंगे कि बेंजीन से आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब भी बेंजीन के अणुसूत्र की बात करी जाएगी आप कहेंगे C6H6 होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बेंजीन की जो संरचना होती है उसमें 6 कार्बन कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं कि सर एक आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो दूसरा आपका डबल बॉन्ड होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि बेंजीन के संरचना में प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ जुटे हुए रहते हैं। अब जैसे कि कार्बन और कार्बन यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो यहां पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो आप क्या देख रहे हो कि सर जो बेंजीन है उसमें कार्बन का जुड़ाव अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। अब इन सभी पे क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्या होता है सर? हाइड्रोजन मौजूद होता है। और आप काउंट करके देखो आप सभी क्या पाएंगे कि गुरुजी इसका जो फॉर्मूला है C6H6 उतने ही इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए, कि बेंजीन के संरचना सूत्र में कितने डबल बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, और साथ ही क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी 3 सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आप सभी कहेंगे गुरुजी मीथेन है, तो मेरे भाई इसी को हम लोग CH4 अभी जस्ट आप सभी ने देखा है। नेफ्थिलीन बॉल्स आप सभी कहेंगे गुरुजी एक प्रकार का रसायन है जो क्या करता है? आप कहेंगे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये साइक्लोपेंटेन क्या है? क्या ये भी चक्रीय कंपाउंड है? बिल्कुल है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे साइक्लोपेंटेन की तो इसका फॉर्मूला C5H10 हो जाएगा। क्या होगा? C5H10 होगा। अब आपके एग्जाम में साइक्लोहेक्सेन से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो याद रख लेना चला कि साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र C6H12 होता है। क्या होता है? C6H12 होता है। यानी कि प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुटे हुए रहते हैं। अगर इसके संरचना की बात करेंगे जस्ट लाइक बेंजीन की तरह होगा, बस फर्क किसमें होगा? बॉन्ड में। बस फर्क किसमें होगा? आप सभी कहेंगे बॉन्ड में। यहां पे 3 कार्बन और 3 कार्बन, 6 कार्बन हमारा फुलफिल है। ध्यान देंगे कि अब इस प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, और मेरे मित्र ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये साइक्लोहेक्सेन है।
क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर आपसे साइक्लोहेक्सेन की बात की जाएगी C6H12 कहेंगे, सर साइक्लोपेंटेन की बात की जाएगी आप C5H10 कहेंगे, बेंजीन की बात की जाएगी C6H6 कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड होता है। याद रखना, N एल्केन सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, इन तो आप कहेंगे एल्कीन डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, आइन सर एल्काइन तो आप कहिएगा ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। चर्चा किसकी करी जा रही है, डबल बॉन्ड की करी जा रही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका एसिटिलीन दे रखा है। चला याद रखना कि एसिटिलीन जो है वो क्या है, तो सर इसी को हम लोग एथाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथाइन पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, चला एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होगा। किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होगा। अच्छा, एल्काइन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, चला CnH2n-2। तो अगर हम दो कार्बन रखते हैं तो C2 2 दूना 4 माइनस C2H2, आप क्या कहिएगा, एसिटिलीन का अनुसूत्र C2H2 हो जाएगा। और इसमें कार्बन और कार्बन क्या होंगे, सर जी ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए होंगे और कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। कुछ इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो क्या कहिएगा कि सर डबल बॉन्ड की बात की जा रही है, लेकिन यहां पे तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा है एथीन, क्या कहिएगा गुरुजी, इन मतलब एल्कीन, और एल्कीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अनुसूत्र की बात करेंगे तो मेरे भाई जो एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसके लिए जनरल फार्मूला आप सभी कहेंगे CnH2n लेते हैं। अगर दो कार्बन लेते हैं तो आप कहिएगा C2H4 हो जाएगा। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे डबल बॉन्ड, और सर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, हो गया ये क्या, C2H4 मतलब एथीन। क्या है, आप सभी कहेंगे कि सर इसमें डबल बॉन्ड सजे हुए हैं, दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अब इथेन की बात करेंगे तो सर इसका फॉर्मूला C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6। इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े होंगे, बाकी के 6 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होंगे, बाकी के 6 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे इथेन। और मीथेन की बात करेंगे CH4, चला जी कार्बन कार्बन कार्बन, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताओ चला ना बनेगा। क्या कहोगे कि N लगा हुआ है ब्यूटेन, ये तो संतृप्त हो जाएगा। इथाइन क्या है, इथाइन तो आप कहेंगे गुरुजी एल्कीन और एल्काइन, तो इन और आइन दोनों असंतृप्त हैं, तो ये आप कहेंगे गुरुजी ये असंतृप्त हो गया। ये क्या हो गया हमारा, असंतृप्त। अब पेंटेन तो आप कहिएगा गुरुजी N लगा हुआ है तो संतृप्त होगा ये। प्रोपेन आप कहिएगा गुरुजी N लगा हुआ है, संतृप्त। ये क्या संतृप्त, क्या चूज करना था, आप कहोगे असंतृप्त। बताओ आंसर ना आएगा, आंसर ही ना आएगा। चला क्या कहिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। हमारे बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन का आंसर हंसते हुए सर ऑप्शन नंबर 14 टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे जिसमें वैल्यू 14 दिया हुआ है। अब जो छात्र नए होंगे कहेंगे गुरुजी कैसे, तो ध्यान में रखिएगा कि समजातीय श्रेणी कहा जा रहा है। सम का मतलब समान, अजात का मतलब तो आप सभी समझ रहे हैं। आप कहिएगा कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी समान ग्रुप से बिलोंग करता हो समजातीय श्रेणी कहलाएगा। कहोगे कैसे, तो चला CH4 अब C2H6, तो आप कहिएगा मीथेन इथेन, अब ये क्या हो गया C3H8, आप कहिएगा प्रोपेन C4H10, क्या कहिएगा गुरुजी ब्यूटेन हो गया। ये सब क्या है, एल्केन ग्रुप के कंपाउंड हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एल्केन ग्रुप का समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन, द्वितीय सदस्य इथेन, तृतीय सर प्रोपेन, और चतुर्थ आपका आप कहेंगे गुरुजी ब्यूटेन। आगे चलते जाएंगे पेंटेन मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा, हेप्टेन मिलेगा। तो मेरे भाई ध्यान देना गौर से कि CH4 और C2H6 में कितना का अंतर है, तो आप सभी कहेंगे कि एगो कार्बन इसमें ज्यादा है, दूगो हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यही अंतर आपको प्रत्येक दो कर्मागत सदस्यों के बीच में मिलेगा। आप प्रोपेन और आप इथेन और प्रोपेन में देख लो अंतर, CH2 का अंतर है। आप प्रोपेन और ब्यूटेन में देख लो CH2 का अंतर है। तो याद रखिएगा कि ये जो CH2 है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। मतलब साफ है कि
किसी भी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है या फिर 14 यूनिट का उसके भार में अंतर होता है, यह चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। C6H14 तो याद रखिएगा कि ये हेक्सेन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, हेक्सेन को। क्यों, क्योंकि सर हेक्सेन 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 7, तो एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ। क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, सर 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, सर 9 कार्बन है नोन पढ़ते हैं, 10 कार्बन है डेक पढ़ते हैं। उतना नहीं जाना है। अब एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड अगर मीथेन है तो हम लोग कार्बन की संख्या 1 लेते हैं और CH4 क्या कहते हैं, गुरुजी ये मीथेन हो गया। कार्बन की संख्या 2 है C2H6, तो 2 कार्बन के साथ एल्केन का हम लोग क्या किए, लास्ट वाला नाम N लगा दिए। आप कहेंगे गुरुजी एथेन हो गया। तो याद ये रखना है कि जब यहां C6H14 कह रहा है तो सिंपल सा मतलब है कि ये C6 और 6 गुना 2 प्लस 2 होगा। और एल्केन ग्रुप का जो कंपाउंड होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी कहेंगे CnH2n+2। तो आप बताओ कि क्या कोई कंफ्यूजन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है कि गुरुजी फिर हम हेक्सीन का कैसे लिखेंगे, तो चलो आप ये ना बताएं कि इन एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है और एल्कीन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो हेक्सीन 6 कार्बन है तो CnH2n, तो आप क्या कहिएगा कि C6H12 हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। अब हेक्साइन है, हेक्साइन आइन, तो आप कहिएगा एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है और एल्काइन ग्रुप का चला जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी कहेंगे CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। तो 6 कार्बन लेंगे तो C6 6 दूना 12 -2, आप कहेगा 12 - 2 10 हो जाएगा। तो हेक्साइन का जो सूत्र होगा C6H10 हो जाएगा। हेप्टाइन, हेप्टाइन यहां पे आइन लगा हुआ है, एल्काइन, तो आप कहेगा हेप्ट, तो गुरुजी आप 7 कार्बन के लिए लिए, बिल्कुल लिए हैं। क्या होता है सूत्र CnH2n-2, तो सर C7 7 दूना 14 -2, आप कहेगा C7H12 हेप्टाइन का अनुसूत्र हो गया। तो मेरे मित्र ये जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। सर एक कार्बन को 2 कार्बन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन 100% बनेगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्काइन, एल्केन, समावयवी एल्कीन। क्या कहोगे कि गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। अब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप कहेंगे गुरुजी एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला आईपीएससी नाम समान नाम में गलत सेट चुने। मैंने आपको सेशन के शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया कि एएलपी 2018 के एग्जाम में जो चला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे उसमें आपका अल्कोहल से बहुत सारे सवाल पूछे गए, जैसा कि आप सबों के सामने। और इसी पैटर्न का आपने दूसरा सवाल इससे पहले देखा था। सवाल यह है कि निम्नलिखित विकल्प में से आणविक फार्मूले आईपीएससी नाम समान नाम के गलत सेट को चुने। तो आप सभी कहेंगे कि C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल ये सही सेट है, CH3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल ये भी सही सेट है, C3H8OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल बिल्कुल गलत सेट है। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला होगा वो C3H7OH होगा, जबकि यहां पे C3H8OH की बात की जा रही है। जबकि चौथे ऑप्शन में C2H5OH एथेनॉल इथाइल अल्कोहल की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, गलत सेट चुनना है। और गलत सेट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब आपके लिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन के लिए गलत चुनो, अपने लिए सर सही चुनो, यही आपका इस क्वेश्चन का मर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि अल्कोहल में क्या होता है। क्या कहोगे कि गुरुजी C2H5OH कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन और सॉरी नाइट्रोजन में मारने चला, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि जब, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अटपटा सा हो गया इसलिए
कि इसमें कहा जा रहा है कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो शरीर की चापची क्रिया और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। यानी कि जब आप किसी भी चीज का अधिक मात्रा का सेवन करते हो तो आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है और जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो काज करना बंद कर देता है, या उसकी जो काज करने की क्षमता होती है उसमें धीमापन आ जाती है। क्या कहेंगे गुरुजी, अगर हम ज्यादा शराब पिएंगे तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अन्य अंगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, और इसीलिए मेरे मित्र आपको सलाह दी जाती है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शराब पीते हो तो आपके ब्रेन में जो इंपल्स यानी कि आवेग जाता है सर, वो आवेग धीरे धीरे जाता है आपके ब्रेन के पास, जिस वजह से किसी भी चीज के लिए या किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस बाह्य उद्दीपन के लिए, किसी भी घटना के लिए आपका जो बॉडी का रिएक्ट करने का समय होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। अब जैसे शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, मस्ती में चल रहे हो, अब क्या हुआ कि आपको सामने में पेड़ दिखाई पड़ा, लेकिन मूड में एकदम हो कि एकदम पेड़ है तो काट लेंगे, और जैसे ही पेड़ के पास आए और आपका माइंड आपको बार बार कह रहा है कि काट लो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं हम काट लेंगे वहां नजदीक जाके, और तब तक क्या होता है पेड़ से भिड़ंत हो जाता है। एयर बैग खुल गया था, ठीक है, नहीं खुला था, राम नाम सत्य है। सवाल आपसे यही करा जा रहा है कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो चयापचय क्रिया और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति होती है। आप कहेंगे शराब यानी कि अल्कोहल, तो सर अल्कोहल में क्या होता है? इथेनॉल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। इथेनॉल के लिए विकृतीकरण होता है, इसकी अस्थिरता में वृद्धि करने, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो एथेनॉल है इसका उपयोग ना सिर्फ शराब बनाने में होता है मेरे मित्र, इसका उपयोग कई तरह के एंटीसेप्टिक्स बनाने में भी किया जाता है, कई तरह के आप कह सकते हो कि जो एंटी फंगल चीजें होती है उसको बनाने में भी किया जाता है। हाल ही में कोरोना का प्रकोप आया था और सभी लोग सैनिटाइजर के पीछे भाग रहे थे। सैनिटाइजर में एक्चुअली क्या है? आप कहेंगे सर अल्कोहल है। तो मेरे मित्र क्या है कि ये जो एथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है, इसका उपयोग कई तरह के सामग्री को बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर इसको विकृत ना किया जाए तो क्या होगा कि सर किसी भी फैक्ट्री में अल्कोहल किसी भी चीज को बनाने के लिए पहुंचेगा मेरे मित्र, वहां के जो वर्कर होंगे पी के एकदम टुल्ल हो जाएंगे। पता चला अल्कोहल का इतना मात्रा डालना है, डाल दिया है इतना। अब कोई आदमी सैनिटाइजर हाथ पे लिया, पता चला हाथे जल गया। भविष्य में कहियो कोरोना हो ही नहीं सकता, हाथ नहीं मिलाओगे तो कोरोना कैसे होगा? तो मेरे मित्र अल्कोहल की इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या दिमाग लगाया गया? तो सर इस अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में थोड़े मात्रा में मेथनॉल मिला दिया जाता है। अब मेथनॉल की प्रवृत्ति क्या होती है कि मेथनॉल की प्रवृत्ति होती है कि अगर ये आप मेथनॉल को ढंग से आप पी लिए तो आप तुरंत ही क्या हो जाएंगे? अंधा हो जाएंगे। तो ये मेथनॉल मिला करके अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डीनेचर्ड किया जाता है, यानी कि विकृत कर दिया जाता है, और लोगों को सलाह दिया जाता है कि इस अल्कोहल का उपयोग ना करें क्योंकि ये वो अल्कोहल नहीं है जो आपको झुमा देगा, ये वो अल्कोहल है जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है, और मेथनॉल की मात्रा आपके बॉडी में जाएगी तो आप अंधापन का शिकार बनेंगे। तो मेरे मित्र अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे क्या किया जाता है? विकृत गंध किया जाता है, यानी कि डीनेचर्ड किया जाता है। किसके सहायता से? मेथनॉल के सहायता से। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, एथेनॉल के लिए विकृतीकरण होता है मेरे मित्र, इसकी स्थिरता में वृद्धि के लिए नहीं, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए नहीं, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने नहीं, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। चला हम इसको सुधार दे रहे हैं और इसका आंसर आप सबों को देना है। ये C4H9OH है, C2H5OH, C3H7OH और C2H3OH है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे सर होमवर्क के रूप में दो कमेंट करके आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। हम यहां से हट जा रहे हैं, आप सभी एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, आप पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। बहरहाल अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी, सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी एथेनॉल, अभी जस्ट आपने बताया अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का नाम सेम है, चला याद रखना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होगा, और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेना। चला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है? फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होगा, टैनिक
सल्फ्यूरिक अम्ल आपको टी में मिल जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर पालक इन सभी में मिलेगा, मैलिक एसिड सर एप्पल यानी कि सेब में मिल जाएगा, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सवाल एक ही है, सवाल आपका एक ही है, लेकिन ये आपका एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया और ये आपका जेई में पूछा गया। तो चला क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि यहां पे चींटी के डंक की बात की जा रही है, अच्छा यहां पे किसकी बात की जा रही थी, अच्छा लाल चींटी की ही बात की जा रही थी, तो दोनों जगह पे आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल ही हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल आप कहेंगे, एसिटिक अम्ल को कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मेरे मित्र आंत अम्ल कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल पूछ लेता है आपसे। और सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी कहेंगे गुरुजी H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कि सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल क्या है। एसिटिक एसिड को एथेनोइक अम्ल बोला जाता है, दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो एसिटिक अम्ल नहीं है, इसे घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग याद किए हुए रहते हैं कि एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है, एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसको सिरका कहते हैं। तो अब यहाँ पे एसिटिक अम्ल नहीं है, तो कई लोगों को लगेगा इनमें से कोई नहीं, जबकि आपको ध्यान में रखना है कि एसिटिक अम्ल को ही हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। अब मेरे भाई इसका जवाब आप सभी होमवर्क के रूप में दे देना नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। ध्यान में रखेंगे एस्टर का उपयोग जो है परफ्यूम बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट के रूप में भी करते हैं, और इसका जो सर फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है RCOOR। क्या होता है RCOOR। तो मेरे मित्र ये 19 सवाल जो कि आप सभी ने देखा, कुछ सवाल आपके ऐसे थे जो सेम पैटर्न पे, आप कह सकते हो सेम ही थे, आपके एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित पूछे गए थे। अब आप कहेंगे गुरु इतना ही सवाल पूछा गया था, बिल्कुल, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही दे देगा। हाँ, अब पूरा सेशन करने के बाद हमें यहां पे सीख क्या मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि अब हम जो 2024 में एग्जाम देने जाएंगे वहां पे हमें क्या सब करना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है उन सभी का नाम हमारे माइंड में होना चाहिए। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैटेगराइज किया गया है उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला से हम अणुसूत्र कैसे बना सकते हैं ये हमारे माइंड में होनी चाहिए। और साथ में मेरे मित्र नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी उपयोगिता और फॉर्मेशन से सवाल पूछे गए हैं, तो कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जरूर मार लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखाया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।